दिस इज राहुल, वेलकम टू जेआरएफ ड्रीमर्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ इंट्रो अबाउट नेट एंड जेआरएफ। तो नेट एग्जाम क्या है, जेआरएफ एग्जाम क्या है, जो लर्नर्स ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन कुछ लर्नर्स न्यू हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिफरेंस है नेट और जेआरएफ के बीच में। अगर हम नेट कर लेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, अगर हम जेआरएफ कर लेंगे तो हमें क्या हासिल होने वाला है। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका बारे में बेस उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं सब चीजों को जानेंगे हम इसके अंदर। कौन कौन सी फेलोशिप आपको मिल सकती है नेट के बेसिस पर, कौन कौन सी फेलोशिप आपको मिल सकती है जेआरएफ के बेसिस पर, इस चीज को भी जानेंगे। ओके, किस तरह आप अपने रिसर्च कर सकते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी है नेट को क्लियर करने के लिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये एक ब्रीफ इंट्रो है रिगार्डिंग द नेट एंड जेआरएफ। ओके, तो इसके बाद हम इस वीडियो के बाद से ही हम अपना कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि आज से हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह आपको जो कंटेंट है वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रीफ आप जान सकते हैं रिगार्डिंग द नेट एंड जेआरएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट। नेट एग्जाम क्या है? तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अब ये जो एग्जाम है ये किसके थ्रू कंडक्ट कराया जाता है? ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट जो है बेसिकली हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, इसको कंडक्ट कराती है। अब जो पर्सन, जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर लेता है, हम मानकर चलते हैं कि वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। किसी भी कॉलेज में आप जाकर टीच कर सकते हो। लेकिन कुछ रिसेंट जो रूल्स आए हैं यूजीसी की तरफ से, वो ये कहते हैं कि अगर आपने डॉक्टरेट पीएचडी हासिल कर ली है तो आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि अगर आप नेट कर जाएंगे तो आपको कैपेबल समझा जाएगा, क्योंकि पीएचडी का क्या है, आज के टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुछ अमाउंट में डिग्रीज को सेल कर रही है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि शायद आपने इस डिग्री को कुछ पैसा देकर हासिल किया। ठीक है, तो सही तरीका यह है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर और एलिजिबल बन जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो एक अच्छा तरीका है। ठीक है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है ये एग्जाम, बेसिकली हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ जो है नेट का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब कि जो जेआरएफ और नेट है ये एक ही एग्जाम है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ये अलग अलग एग्जाम है, नहीं, दोनों एक एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है। अगर आपकी कट ऑफ क्या होता है, बेसिकली जेआरएफ की जो कट ऑफ होती है वो नेट से कैसी होती है, ज्यादा होती है। नेट से कैसी रहती है, ज्यादा रहती है जेआरएफ की कट ऑफ जो होती है। तो अगर एज जो रहती है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कि आप किसी भी एज में जाकर नेट के एग्जाम दे सकते हैं, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, चाहे 60 हो, डजंट मैटर। लेकिन जेआरएफ के अंदर क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर मेल जो है, उनके लिए 30 एज डिटरमाइन की गई है। 30 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहते। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके कुछ अलग एडवांटेजेस हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको जानेंगे। तो जेआरएफ क्या है बेसिकली? तो जेआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये अवार्डेड है टू कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द नेट एग्जाम एंड आर एलिजिबल फॉर रिसर्च वर्क। तो बेसिकली जेआरएफ को वो टारगेट करता है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है या जो रिसर्च की तरफ जाना चाहता है। ऑल्दो इसका इफेक्ट एपीआई स्कोर के अंदर भी पड़ता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भी पड़ता है, लेकिन मेनली जेआरएफ उन्हीं को डेडिकेटेड है। क्योंकि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको क्या है, हर महीने कुछ स्टाइफंड मिलेगा। हर महीने क्या मिलेगा? कुछ स्टाइफंड मिलेगा यूजीसी की तरफ से कि आप अपनी डॉक्टरेट को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है बेसिकली, आप सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। मान लो मैं पीएचडी करने लगता हूं, ठीक है। अब पीएचडी कोई छोटा मोटा कोर्स तो नहीं है ना, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5-7 साल लग जाते हैं पीएचडी को करने में। अब एक सिंगल मेल, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, इस एज तक उसकी शादी भी हो जाती है, अब उसको अपनी गृहस्थी भी चलानी है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो कैसे चलाएगा? तो यूजीसी ने कहा कि ठीक है आप डॉक्टरेट करिए, लेकिन हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट हम कब देंगे? हम तब देंगे जब आप एक एग्जाम निकालोगे। अब वो एग्जाम कौन सा है? वो एग्जाम है जेआरएफ, जिसको हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक फेलोशिप है जो यूजीसी देती है। और क्यों देती है? ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना रहे। आप डॉक्टरेट कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा तो आप रिसर्च सही से नहीं कर पाओगे, और ये जेन्युइन रीजन भी है कि आप रिसर्च सही से नहीं कर पाओगे। तो अगर आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हो और आप डॉक्टरेट में एडमिशन ले लेते हो, तो उसी दिन से आपका स्टाइफंड आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जेआरएफ फेलोशिप। बेसिकली फेलोशिप है जो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और वो तब तक मिलती है जब तक आप डॉक्टरेट कर रहे होते हैं।
3 साल तक तो आपको जेआरएफ मिलेगा और 3 साल के बाद आपको मिल जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो इसका जो स्टाइफंड है वो कितना रहता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि कितना स्टाइफंड आपको मिल जाता है आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एग्जाम ओवरव्यू। अब ये जो नेट का एग्जाम है भाई, ये क्या चीज है, क्या वाला है ये देख लेते हैं। पहली बात तो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है इसकी, इसकी कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो इसको कंडक्ट करती है। अभी कब कंडक्ट किया जाता है, तो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनरली एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अब कुछ कोई आपदा आ गई है, किसी वजह से कुछ भी हो गया, तो हो सकता है ये फ्लक्चुएट हो जाता है शेड्यूल। कई बार हो चुका है, जैसे कोविड के अंदर ये फ्लक्चुएट हो गया था शेड्यूल हमारा, तो एक साल में 3 बार भी हुआ है और एक साल में एक बार भी हुआ है। जनरली अगर हम बात करें तो जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है भैया, ये एग्जाम जो रहता है ये ऑनलाइन रहता है। बीच में इसको ऑफलाइन करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको हम मान के चलेंगे ये ऑनलाइन ही हमेशा होगा। अब ये कौन कौन से एरियाज में कराया जाता है, तो इसको बेसिकली जो एमए पास कर जाते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, साइंस वाले होते हैं, कॉमर्स वाले। देखो साइंस वालों के लिए बेसिकली क्या है, नेट तो होता है लेकिन वो एनटी नहीं कराता, वो उनका जो नेट होता है वो कौन सा, सॉरी एनटी ही कराता है, लेकिन उनका नेट जो कौन सा होता है, सीएसआईआर होता है, क्योंकि वो साइंटिफिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, तो नेट के अंदर दो एग्जामिनेशन पैटर्न, दो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जनरल होता है। देखो जनरल क्वेश्चंस जो सभी के लिए होते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे कोई सी भी फील्ड से हैं, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, जिसमें डीआई होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीजें होती हैं। ऑल दो 50 जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पेपर 1 के अंदर। मिक्सअप होता है, 10 यूनिट्स होती है, हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा पेपर 1 होता है और सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मान लो मैं कॉमर्स एमकॉम मैंने कर रखी है, तो मैं बेसिकली जो नेट दूंगा वो कॉमर्स से दूंगा। किसी ने मैनेजमेंट कर रखी है, एमबीए कर रखी है, वो तो नेट देगा किससे, मैनेजमेंट से। किसी ने एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है तो वो नेट देगा किससे, इको से। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है हमारा पेपर 2। उसमें से क्वेश्चन आते हैं कितने, 100। तो टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ, 150 का हुआ। कितने घंटे का हुआ, 3 आवर्स का ये हमारे पास क्या होता है, एग्जाम होता है। तो 150 नंबर और 3 आवर्स का बेसिकली एग्जाम होता है, जिसमें जो पेपर 1 होता है वो नॉर्मल सभी के लिए इक्वल होता है, और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमें देखने को मिलता है। पहले वाले टाइम की बात करी जाए तो हमें पेपर 1 और पेपर 2 में क्या मिलता था, गैप मिलता था। आधे घंटे का गैप होता था कि आप रिफ्रेश हो जाइए, फिर दोबारा से पेपर देने बैठिए। लेकिन अब कोई गैप नहीं होता, 3 घंटे तक कंटिन्यूटी आपको पीसी पे बैठना है और एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो ये था एक ओवरव्यू एग्जाम का। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। चलिएगा आगे चलते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ये नेट में कर लूंगा, जेआरएफ में कर लूंगा, इसका फायदा क्या है, क्या कुछ फायदा मिलने भी वाला है, नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिलेगा फायदा। ठीक है, सबसे पहली बात तो फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम कह सकते हैं अरे भाई ऐसा नहीं है कि नेट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, आप एलिजिबल हो गए हैं, आप लाइन में खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। जहां इंटरव्यू होंगे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नेट है, आप एलिजिबल हैं, बट वहां इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग पोजीशंस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एनहांस एकेडमिक कैरियर, भाई नेट है, आपका एक एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आपका एक एपीआई स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके अंदर 5-3 कुछ ऐसे नंबर, अलग अलग एपीआई में अलग अलग, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग एपीआई का इफेक्ट पड़ता है नेट का। कई जगह 5 नंबर दिए जाते हैं, कई जगह 3 नंबर भी दिए जाते हैं। तो नेट करने से आपके एपीआई पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इंक्रीज एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, भाई अगर आपने नेट कर रखा है, 1% वो है जिसने नहीं कर रखा, तो नेट वाले की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई इसने इतनी मेहनत करी है, उसने एग्जाम को क्वालिफाई करा है, तो कुछ ना कुछ इसमें खास है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है भाई, जिसका नेट क्लियर होता है। फॉर रिसर्च एस्पिरेंट, देखो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च में भी नेट और जेआरएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जेआरएफ कर लोगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा 5 साल तक, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरेट करिए और आपका स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है नेट जेआरएफ की। चलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास क्या इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं मान के चल रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो एमए के अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप नेट दे सकते हैं, नेट को क्वालिफाई कर लिया तो वो वैलिड होगा। ठीक है,
तो आपके लिए मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स के फाइनल ईयर में या मास्टर्स क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आप नेट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेआरएफ के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है क्योंकि एग्जाम हमारा सेम होता है, लेकिन जेआरएफ के अंदर एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। याद रखना एज रिस्ट्रिक्शंस है। मैक्सिमम एज कितनी है हमारे पास जेआरएफ की? मैक्सिमम एज है कितने की? 30 साल की। 30 इयर्स की इसकी क्या है? मैक्सिमम एज है। लेकिन कुछ कास्ट सिस्टम के अंदर हमारी इसकी रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो रिलैक्सेशन कितनी है आप देख सकते हैं, जैसे कि एसटी वालों को 5 साल की है, मतलब कि 35 एज तक दे सकते हैं। ओबीसी के लिए भी 5 साल की है। जनरल के लिए 5, अगर डिसेबिलिटी वाला है उसके लिए भी 5 साल की है। ट्रांसजेंडर के लिए एक चीज और याद रखना, अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और अगर वो फीमेल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता। अगर कोई वुमेन एप्लीकेंट है और उसकी जो है क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी से है या कोई सी भी कैटेगरी से है, उसके लिए भी रिलैक्सेशन 5 साल की है। तो ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कईयों को नहीं पता होता इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। चलेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसमें दो हमारे पेपर हमको देखने को मिलेंगे। एक होता है पेपर 1 जिसमें जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, वो चीजें जो हर किसी को पता होनी चाहिए वो आता है किसके अंदर? हमारे पेपर 1 के अंदर। टॉपिक जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीडिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और पेपर 2 की बात करें तो ये भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहते हो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट जेआरएफ। अब नेट जेआरएफ के लिए भाई प्रिपेयर कैसे करें? सर आपने इतना कुछ तो बता दिया, आप ये भी बता दीजिए कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहला टास्क यही होता है, देखिएगा आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। यूजीसी की साइट पर जाइए और सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। भाई सिलेबस पता होगा तभी तो कुछ बात बनेगी, बिना सिलेबस को पता करे आप कैसे जान सकते हो कि हमें करना क्या है। सिलेबस को डाउनलोड करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। देखो, एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लो, फिर उसके बाद 6 दिन ना पढ़ो। हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 6 दिन नहीं पढ़ा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप इतना कर लो कि रोज एक रूल बना लो कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वो ज्यादा बेटर है। कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है, कंसिस्टेंसी जरूरी है हमको, रेदर देन कि आप क्वांटिटी टाइम स्पेंड करे जाए, कि आप ये कहें कि मैं दिन में 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लेता हूं। ये चीज ठीक नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिए, मेन बात ये है। चाहे आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर वे में। ठीक है, और हर संडे कोशिश करिए जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने में। आप स्टैंडर्ड बुक्स और मटेरियल को स्टडी कर सकते हो। देखो, क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को एक बार देख लेना। मैंने इस पे भी डाल रखे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, आप यहाँ पर भी जा सकते देख सकते हैं, जेआरएफ ड्रीमर्स। यूज स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। सबसे पहले तो आपको अपने ग्रेजुएशन की बुक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स निकाल लीजिए। भाई सारा आपको कंटेंट वहीं से मिलेगा, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से नोट्स खरीदिए, कहीं से खरीदिए, टाइम है, लेकिन हाँ टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर। आप जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो निकालिए और अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर आपको कोई 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। यहाँ पर जो है आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यू को क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। तो भाई वो एमसीक्यू जो होते हैं डीप डाउन जाकर आते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ लिया, मान लो मैंने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, अब एक टॉपिक पढ़ लिया, क्या बेनिफिट है इस टॉपिक का? सबसे पहले आप क्या करिए, उसका मॉक टेस्ट लगाकर देखिए। जैसे हफ्ते में 6 दिन पढ़ लिया, बहुत हो गया, संडे को एक मॉक टेस्ट लगा लिया, भाई कितनी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है। अब उस चैप्टर में से आपने कह दिया मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब मॉक लगाकर देखा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, तो काहे का पढ़ लिया भाई? उसको ढंग से पढ़िए, दोबारा से रिवाइज करिए। हो सकता है अभी आपने कोई टॉपिक्स ऐसा हो जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपने स्किप कर दिया हो, तो कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेट का लेवल है, जेआरएफ का लेवल है, अब वो नहीं रहा जो पहले आता था। ठीक है, 2019 का कंपैरिजन करके देखना 2024 से, दिन रात का फर्क है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस लेवल के नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर रखिए। ठीक है, क्योंकि हमारे मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में से ही आते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब कौन कौन से फेलोशिप प्रोग्राम हैं जो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, नेट वालों को भी फेलोशिप मिलती है, ऐसा मत सोचना कि नेट वालों को फेलोशिप नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अमाउंट का फर्क है, दिन रात का फर्क है। वो भी नेट वालों को 5 से 10 हजार की फेलोशिप मिल जाती है अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हैं, लेकिन जेआरएफ वालों को जो फेलोशिप है वो 40 टू 45 इतना अमाउंट हमारा पड़ जाता है पर मंथ, और वो बढ़ने वाला है। तो ये कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको बता रखे हैं, ये आपको मिलते हैं आफ्टर क्वालिफाइड नेट और जेआरएफ। चलेगा, अब डिफरेंस क्या है नेट जेआरएफ के बीच में?
तो नेट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किस चीज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। और जेआरएफ करने के बाद क्या हो जाएगा, फेलोशिप फॉर परसुइंग पीएचडी, आप डॉक्टरेट कर सकते हो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। नेट करने के बाद फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है, जनरली नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपको अच्छी खासी फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। बेसिकली नेट वही करते हैं, नेट करने का बेनिफिट आप अपने टीचिंग रोल्स में आप अपनी परफॉर्मेंस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसमें ही आप एलिजिबल रहते हैं, उसके अलावा आप कोई दूसरा बेनिफिट ना सोचिए। जेआरएफ के अंदर आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं या टीचिंग रोल के अंदर, दोनों के लिए इसका हेल्पफुल रहेगा। कोशिश हमेशा जेआरएफ को क्वालिफाई करने की करनी है। अगर आपकी एज है तो हमेशा टारगेट जेआरएफ को बनाकर चलिए, तभी नेट निकलता है, बिना नेट इसको टारगेट बनाए नेट निकालना मुश्किल हो जाता है। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है भाई, 30 साल में 35 साल में जब पेंशन बंद रही है तभी भी आप नेट के लिए एलिजिबल हो सकते हो, है ना। लेकिन जेआरएफ के लिए आप 30 साल तक ही क्या हो, जनरली जनरल कैटेगरी वाले 30 साल तक ही एलिजिबल है। तो पोस्ट नेट के बाद क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, कोई रिसर्च रोल डॉक्टरेट कर सकते हो। यही सब जो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये चीज आप कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकल कर आया, तो कंक्लूजन यही निकला भाई, नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशंस ओपन डोर्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च कैरियर। दो चीजों का, दो कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करती है नेट जेआरएफ के अंदर। इट्स अ प्रेस्टिजियस अचीवमेंट। तो देखो थोड़ा सा तो लगता ही है ना भाई, एक बंदे ने नेट कर रखा है, एक बंदा विदाउट नेट घूम रहा है, तो नेट वाले के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है रेदर देन विदाउट नेट। रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, मैंने आपको पहले ही कहा कि कंसिस्टेंसी पर वर्क करिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी कॉमर्स की या पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं।